अनिल शर्मा जी, किसी ने सोचा नहीं था कि देश में राजनीति का ये स्तर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ेगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाएं, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी बख्श दीजिए। चुनाव में 15-15 बार 12-12 बार दौरे कर रहे हैं, 5-5 जगह हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। इस देश में क्या संवैधानिक पदों की कोई गरिमा बचेगी, या फिर कसम खा रखी है कि कोई मान मर्यादा सम्मान गौरव कुछ रखना नहीं है? क्या लग रहा है आपको? संजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने 4 PM राजस्थान लॉन्च करा और मुझे पूरा विश्वास है कि संजय जी के रहते हुए बहुत तरक्की करेगा और नवीन जी भी आपके साथ हैं। फिर मैं दूसरा चीज बोलूंगा कि आप मेरे को बुलाते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आजकल तो टॉप मोस्ट चैनल है, इसलिए आने में भी अच्छा लगता है कि हम अच्छी जगह जा रहे हैं और हमें सम्मान पूरा मिलता है। संजय जी के यहाँ, संजय जी जैसे हमें संभाल के रखा है वैसा और कोई रखता भी नहीं है। अब मैं आता हूं पॉइंट के ऊपर। संजय जी, कल जो मुख्यमंत्री जी बोले हैं और आपने अभी जो चलाई बाइट, मैं ये कहता हूं इससे ज्यादा संयम वाली कोई चीज वो बोल नहीं सकते थे। बड़ा संभल संभल के उन्होंने तरीके से बोला। आप देखिए, जैसा एक टॉप लीडरशिप में टॉप लीडर्स होते हैं वैसे शब्दों का चयन करा। ऐसा नहीं करा कि किसी को बुरा लगे। उन्होंने कहा कि यहां बार बार आप आते हैं, इसका क्या तुक है। मेरे हिसाब से अगर मैं जोड़ रहा हूं, ये 11 अगस्त 2022 को इन्होंने ओथ ली थी धनखड़ साहब ने, और राजस्थान ये करीब 17 बार आ चुके हैं अभी तक। और कल का संजय जी बताऊं इंपॉर्टेंस क्या थी। कल ये जिन जगहों पे गए वो जगह जाट डोमिनेटेड एरियाज मानते हैं और उसी कम्युनिटी से ये भी आते हैं, धनखड़ साहब भी हमारे। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने उनकी एक स्पीच भी सुनी हो साथ में संजय जी, उसको भी जोड़ लेता हूं उसमें, जिसमें वो पढ़ रहा हूं मैं। वो कह रहे हैं कुछ लोग विदेश में जाकर भारत की कर रहे बदनामी, अब यह बर्दाश्त नहीं। दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, कुछ लोगों का हाजमा, आप देखिए वर्ड देखिए, कुछ लोगों का हाजमा भारत की विकास यात्रा को देखकर क्यों गड़बड़ा जाता है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट जब आप देते हो या स्पीच में बोलते हो तो इसका क्या असर पड़ने की संभावना नहीं है? क्या गहलोत साहब गलत हैं? क्या किसी तरह से इसको मैं बोलूंगा सरोगेट, मतलब सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप दिखा रहे हो वो 8 PM या 9 PM और फिर वो पानी दिखाते हो आप, और बेसिकली वो ऐड हो रहा है शराब का है किसी और चीज का। सरोगेट की तरह आपने अपनी जो संवैधानिक पोस्ट है, क्या उसके हिसाब से आप बोले हो स्पीच में, या आप कुछ ऐसा बोल गए हो जिसका लोगों को यह लगता है कि इलेक्शन पे अंतर पड़ सकता है। मैं पहली चीज बोला, कल कहां गए थे? वो गए थे झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। ये 4 जगह थी। अगर नवीन जी भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, चारों जगह वो हैं जहां पे जाट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और राजस्थान में आप मानिए 12 से 14% जाट वोटर्स हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। अशोक गहलोत जी को शायद ये लगा कि इनके बार बार यहां आने से जाट वोटर्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, शायद उनको ये लगा होगा, इसीलिए उन्होंने ये कल बात उठाई। उनका कहना ये था चुनाव हो जाने दीजिए, चुनावों के बाद हम करेंगे, और राष्ट्रपति बने भगवान करे, हम आपका सम्मान से यहाँ पे स्वागत करेंगे। तो आप देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। मैंने आपको स्पीच में एक लाइन बताई, आप समझ रहे हो किसके लिए बोल रहे हैं? कुछ लोग विदेश में जाकर भारत की करे बदनामी। ये आप डायरेक्टली समझ सकते हो, इनडायरेक्टली बोले हो, डायरेक्टली समझ सकते हो किसके लिए बोल रहे हैं। ये स्टेटमेंट इलेक्शन टाइम पे आना, अशोक गहलोत को लगता है कि आप एक को साइड लेके और दूसरी तरफ एक कुछ वोटर्स को, किसी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। शायद मुझे लगता है अशोक गहलोत जी को ये लगा, इसलिए उन्होंने कहा अभी तो क्या है आपका आने का, आप आइए, चुनाव है, चुनाव के टाइम में आप क्यों आते हैं, उसके बाद आइए, उसके कभी भी आइए, हम आपका सम्मान से स्वागत करेंगे। एक चीज और बोले वो, जो शायद आपके इसमें नहीं था, कि जब भैरव सिंह शेखावत थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने कभी प्रोटोकॉल के लिए राजस्थान में मना कर दिया था। अब आप देखिए, जब भी वाइस प्रेसिडेंट कहीं जाएंगे तो उनके प्रोटोकॉल के लिए एक मंत्री की ड्यूटी लगेगी। तो कांग्रेस का एक आदमी और ड्यूटी में लग गया काम पे, उसको पूरे दिन उनको ही संभालना पड़ेगा। आप ये 3 चीजें अगर जोड़ेंगे तो मुझे लगता है अशोक गहलोत जी ने बड़ा मतलब काफी हद तक संयम में रहते हुए
जैसे वो स्टेट्समैन हैं, जैसे वो लीडर हैं, काफी कम बोलते हैं, तीखी आवाज है, बीच में जरूर थोड़ा गड़बड़ हुआ था सचिन पायलट के टाइम पे, वरना वो इतने बड़े स्टेट्समैन है कि ऐसी चीजों को वो ज्यादा बड़ा केयरफुली बोलते। कल का स्टेटमेंट मानता हूं बड़ा केयरफुल बोले, जबकि आपको 3 मेजर पॉइंट बता दिए मैंने। एक तो उनको लगता है कि कहीं जाट वोटर्स तो इनके बार बार आने से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए। दूसरा, जिस तरह के वो स्टेटमेंट या भाषण दे रहे हैं उसका असर लोगों पे क्या पड़ रहा है, अशोक गहलोत के हिसाब से उसका असर उल्टा पड़ रहा है, मतलब बीजेपी को फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं, लगता होगा। मैं अब अशोक गहलोत जी ने क्यों कहा, हम तो कयास लगा सकते हैं। और तीसरा, हमारा प्रोटोकॉल में हम फंस जाते हैं। ये 3 चीजें, और बार बार आने की आपकी तुक क्या है, ये भी उन्होंने एंड में कहा। संजय शर्मा जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बार बार आने की तुक क्या है और जाट वोटों को कितना प्रभावित करेंगे। नवीन जी, आपका क्या मानना है कि ये दौरे क्या नैतिकता के नाते अच्छे हैं, ठीक है, क्यों आना पड़ रहा है उपराष्ट्रपति को? संजय जी, नैतिकता की बात राजनीति में अब तो नहीं की जाती है, चाहे संवैधानिक पद हो चाहे दूसरे पद हो। हम कई राज्यपालों के उदाहरण ऐसे देख चुके हैं, संवैधानिक पदों पर रहकर वो काफी कुछ पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, तो वो विवाद का विषय हमेशा से रहा है। हालांकि उपराष्ट्रपति के स्तर पर यह विवाद पहली बार आ रहा है कि संवैधानिक पद का उनको याद दिलाई जा रही है कि वो यहाँ आए ना आए। अशोक गहलोत जब भी बोलते हैं काफी सधे शब्दों में बोलते हैं, एक मैसेज की उनकी राजनीति होती है, हमेशा एक मैसेज देना चाहते हैं, मगर वो तब भी उन्होंने धनखड़ जी को लेकर खुलकर बोला है। हालांकि उन्होंने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया कि उससे क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मगर जो अंदर खाने की बात यह है, कांग्रेस में जो समझा जा रहा है कि 2 चीजें हैं। एक तो धनखड़ जी बार बार आ रहे हैं और वो जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वो जाट बहुल क्षेत्र हैं, और ये माना जा रहा है कि वहां पर वो जाट लीडरशिप के जो लोकल लीडरशिप है वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को दिलाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा नाम इसमें आता है ज्योति मिर्धा, जिन्होंने अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। करीब 4 महीने पहले का घटनाक्रम है, जो जाटों के पश्चिम राजस्थान में दिग्गज नेता नाथुराम मिर्धा रहे हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम था। उसके अंदर चीफ गेस्ट थे धनखड़ जी, और ज्योति मिर्धा भी वहां थी। और उसके बाद ज्योति मिर्धा ने ज्वाइन किया है बीजेपी को, तो मैं माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। और भी कई ऐसे लीडरशिप हैं राजस्थान में, कई जाट नेता हैं जो आने वाले समय में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और धनखड़ जी का चूंकि जाटों में बड़ा प्रभाव रहा है, उनका पुराना बैकग्राउंड ऐसा रहा है आरक्षण आंदोलन को दूसरी चीजों को लेकर, तो लोगों कांग्रेस को कहीं ना कहीं अंदर खाने लग रहा है कि उनकी यात्रा से उनको फायदा होगा, इसलिए ये आपत्ति उठाई गई है। क्या लग रहा है नवीन जी, जो हालात हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट पोजीशन में है? वसुंधरा राजे का रुख क्या है? भाजपा को अभी और कौन कौन सी बड़ी परेशानियों से जूझना है? देखिए, वसुंधरा राजे आज की तारीख में भी राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता वही है जिसके पास पब्लिक अपील है, उनका ग्लैमर है। पूरे प्रदेश में उनके पास टीम है, उनके लोग हैं, पब्लिक अपील है, 2 बार सीएम रह चुकी हैं। पहले जब उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, अपने दम पर अकेले निकाली थी दोनों बार परिवर्तन यात्रा, और उसका रिजल्ट भी मिला था, है ना। उसके बाद वो सीएम बनी थी। इस बार चूंकि वसुंधरा राजे को लगभग साइडलाइन कर दिया गया है, उनके बार कतरने की कोशिश की जा रही है, उनका वेटेज कम करने की कोशिश की जा रही है। एक की बजाय 4 परिवर्तन यात्राएं कर दी गई। वसुंधरा राजे ने कहीं ना कहीं उसके बाद उससे दूरी बनाई है। और अभी भी जैसे पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी नहीं किया जाएगा, मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, तो वसुंधरा राजे एक तरह से साइडलाइन है। और बीजेपी को लग रहा है बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी उनके मुकाबले का कोई दूसरी लीडरशिप राजस्थान में खड़े नहीं कर पाई है। पिछले 10 साल से बीजेपी ये कोशिश करती रही है। मोदी के आने के बाद 2014 के बाद ये चीज ज्यादा स्ट्रांगली हुई है कि वसुंधरा राजे का विकल्प तैयार किया जाए, मगर वो तैयार नहीं हो सका है। कई उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दूसरे नेताओं को प्रमोट करने की कोशिश की, मगर वसुंधरा के मुकाबले अभी तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बार भी चुनाव में हालात अच्छे नहीं है। दूसरा, उससे बड़ी चीज है कि उनके पास जाटों में भी वो लीडरशिप नहीं है, जो सबसे बड़ा वर्ग है यहाँ पर। जैसा अनिल जी ने बताया कि करीब 13-14% जाट वोटर हैं यहाँ पर,
उसके बावजूद उनके पास अभी बीजेपी के पास कोई भी जाट ऐसा नेता नहीं है। कैलाश चौधरी है, वो पश्चिमी राजस्थान में है, मगर उनका कोई पूरे प्रदेश में असर नहीं है या समाज में उनकी अपील नहीं है। दूसरा सतीश पुनिया है जो जाट हैं, मगर उनको खुद पार्टी अभी डिमोट कर चुकी है, अध्यक्ष पद से हटाकर उनको उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। तो जाटों की लीडरशिप बीजेपी के पास नहीं है, तो वो एक बड़ा नुकसान है और वही भरपाई करने की कोशिश की जा रही है कि धनखड़ जी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाए जाटों के बीच में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल जी। जिस तरह नवीन जी ने बताया कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है, जितना मैं राजस्थान की राजनीति को समझ पा रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का क्या आत्मघाती कदम नहीं है? क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके बीजेपी सत्ता बनाने की स्थिति में आ सकती है? वसुंधरा राजे के पास हमेशा 30-35-40 विधायक रहते हैं जो वसुंधरा के कहने पे कुछ भी कर सकते हैं। क्या इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा? और वसुंधरा राजे को इतना साइडलाइन करने की क्या समस्या, क्या मंशा, क्या है, क्यों इतना साइडलाइन किया गया उनको? संजय जी, पहली बात तो ये है, जैसे नवीन जी ने कहा, मैं वसुंधरा जी बात करता हूं, वसुंधरा जी के बराबर कोई भी लीडर राजस्थान में बीजेपी में नहीं है, क्योंकि वो, मैं मानता हूं, वो पूरी स्टेट के लीडर हैं। और आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था, बाकी जितने भी लोग हैं, जितने एमएलए हैं, एमपीज हैं, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर्स हैं। अगर उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से हटा के दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई तो शायद वो चुनाव भी ना जीत पाए। मतलब इतना अंतर है एक वसुंधरा जी में, क्योंकि वो स्टेट लीडर हैं, और बाकियों में। दूसरी बात ये, जब आप कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हो, कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप ये मान के चल रहे हो कि राजस्थान में बीजेपी में यूनिटी है आज की तारीख में? मैं मानता हूं बीजेपी में जितने धड़े हैं उतने तो कांग्रेस में भी नहीं थे। कांग्रेस में दो ही थे, एक पायलट और अशोक गहलोत, वो भी अब दोनों चुप हो गए। तो अभी दोनों के दोनों एक लाइन पे चल रहे हैं। बीजेपी में तो 10 धड़े होंगे अभी। इनफाइटिंग इतनी जबरदस्त है, फैक्शनलिज्म है, आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? क्या आप दिल्ली बैठ के कंट्रोल करना चाहते हो? वो बड़ा मुश्किल है। उसके लिए भी आपको एक आदमी चाहिए था जो सबको जोड़ के रखे। वो आदमी कौन था? वो आदमी थी वसुंधरा। आपने उनको साइडलाइन करने की पूरी कोशिश करी। मुझे पता नहीं, 2 दिन से मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग का क्या नतीजा निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, मैं नहीं जानता। पर मुझे अभी भी संजय जी लगता है, कहीं ना कहीं, आपको याद हो कर्नाटक का चुनाव आपने कवर करा है, लास्ट में आते आते येदुरप्पा का हाथ पकड़ लिया था मोदी जी ने, और उनको लेके अपने साथ निकले थे। कहीं ऐसा का ऐसा कर्नाटका तो नहीं हो रहा है बीजेपी के लिए दूसरा? राजस्थान मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि कहीं रिजल्ट्स में भी कर्नाटका नहीं हो जाए, क्योंकि आपकी जो मेन लीडर है वही जब सीन से गायब है। अभी नवीन जी ने बात करी परिवर्तन यात्राओं की, 4 परिवर्तन यात्रा निकली, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। उन चारों यात्राओं में लॉन्च सेरेमनी में वसुंधरा जी थी, 2-3 किलोमीटर चल के सिंबॉलिक वो चली गई। आप देखिए मैक्सिमम रश, अगर एवरेज निकालेंगे आप, तो 1500 से ज्यादा नहीं है लोग जो जिन्होंने अटेंड करी हो यात्राएं। जबकि इन यात्राओं ने कोशिश करी थी कि हम पूरी की पूरी 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर करें। और कल की मीटिंग में संजय जी ये टॉपिक उठा कि हमारी परिवर्तन यात्रा क्यों पिटी, क्या कारण था, क्या लोगों का उत्साह क्यों नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं। 25 तारीख को नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने भाषण दिया। क्या क्राउड रिस्पॉन्सिव था? क्या मोदी जी का भाषण उसी स्तर का था जैसा वो देते आए? मैं बोलूंगा उनका भाषण बहुत डल था। आपके वो बड़े धीमी आवाज में और वैसे बोल रहे थे, और जो क्राउड होता है जिसको हम अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं, वो क्राउड, क्योंकि बीजेपी में आप जानते हो एक मोदी जी ने एक स्टाइल कर रखी है, आप बताइए आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली, उसमें लोगों के जवाब कम आ रहे थे। एंथुजियाज्म कम था, रिस्पॉन्सिव कम था क्राउड। 2 चीजें मैंने नोटिस करी। और इससे ठीक एक दिन पहले 24 तारीख को वसुंधरा जी ने अपने घर पे एक प्रोग्राम रखा जिसका नाम था रक्षा सूत्र का प्रोग्राम था, जिसमें सिर्फ महिलाओं को बुलाया गया। आप विश्वास नहीं करेंगे संजय जी, उसमें जो भीड़ थी, मुझे तो ये लगने लगा था कहीं सफोकेशन में एक आध टपक नहीं जाए, कहीं बेहोश नहीं हो जाए, इतनी भयानक भीड़ थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए वसुंधरा जी किस कैलिबर की नेता है इस बात से, और उनको साइडलाइन क्यों करा जा रहा है। उसके 2 कारण मेरे को समझ में आते हैं। एक तो वसुंधरा जी शायद मोदी जी के स्कीम ऑफ थिंग्स में
जो वो सोचते हैं उसमें नहीं बैठती। और दूसरा कारण ईगो है। ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका ईगो है कि इन्होंने 2014 में भी हमारे साथ ऐसा करा था तो हम भी ऐसा कुछ करेंगे। जो वसुंधरा जी ने 2014 में अपनी ताकत दिखाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो वसुंधरा जी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो जानते हैं एमएलए एमपीज और जनता उनका सपोर्ट करती है। इसीलिए मैं मानता हूं मेरे को कोई मतलब अजीब बात नहीं लगेगी कि आपने येदियुरप्पा को लास्ट में डिसाइड करके और अपना हाथ पकड़ के रोड शो करा दिए या आप बैठ गए उनसे कन्विंसिंग करा दी, कहीं वो सिचुएशन नहीं हो जाए। पर तब तक संजय जी बहुत देर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। आप देखिए गहलोत आज भी टूर पे हैं, कंटिन्यूस टूर पे जा रहे हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि पूरा कांग्रेस का बोझ वो अपने कंधों पे डाल के खुद ही निकल पड़े हैं कांग्रेस को जिताने के लिए। कई बार ये भी प्रतीत होता है, क्योंकि उनको जब से लगा कि ये कहीं ऐसा ना हो अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी हो रहा है तो फिर मैं कैसे करूंगा, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना शुरू कर दिया और सारा बोझ अपने कंधों पे ले लिया। और वो खुद कर रहे हैं, आज भी नागौर है, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो नागौर है, आज वहां पे दे रहे हैं भाषण। तो मेरा मानना ये है कि बीजेपी विदाउट वसुंधरा किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। अगर वो फेस नहीं है, क्या वो कैनवेसिंग करेंगी बीजेपी के लिए? मुझे शक है। अगर वो करेंगी भी तो सेलेक्टेड प्लेसेस पे करेंगी। तो अंतर पड़ेगा, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं कहता हूं शर्तिया अंतर पड़ेगा। कितनी सीट का पड़ेगा बड़ा मुश्किल है, पर ये मैं मानता हूं कम से कम 20 से 30 सीट का अंतर पड़ेगा। और अगर 20 से 30 सीट का अंतर पड़ता है तो संजय जी आप समझते हो कि टोटल में 60 सीट का अंतर पड़ गया आपकी। 200 की कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 सीट का अंतर बहुत होता है। 50 बोल दें, 60 बोल दें, 40 भी बोल दें, बहुत अंतर होता है। मेरा मानना है वसुंधरा जी का शर्तिया अंतर पड़ेगा। संजय जी, नवीन जी शायद फ्रीज हो गए। संजय जी क्षमा चाहता हूँ, मेरा कुछ देर के लिए इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था। तो अनिल जी, मैं नवीन जी, मैं वो बात खत्म कर देता हूँ संजय जी। पहले जो आप फ्रीज हो गए थे उस टाइम, मेरा मानना ये है कि अगर 20 से 25 सीट का भी अंतर पड़ा, बीजेपी नीचे आई, तो आप मानिए टोटल में कितना अंतर पड़ गया? 40 से 50 सीट। 200 की कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी, 200 कॉन्स्टिट्यूंसी है राजस्थान में, उसमें अगर आप 40 सीट ऐसे ही खो दोगे तो फिर बचा क्या? मतलब कांग्रेस की गिनती तो 40 से स्टार्ट हुई ना फिर। वरना आप देखें लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी की वोट परसेंटेज में सिर्फ अंतर था 0.5 का, 0.5% का अंतर था। बीजेपी 73 सीट लाई थी और कांग्रेस उनको मिला के, सुभाष गर्ग को, जो इनकी अजीत सिंह जी की पार्टी है, उनके बेटे की नाम भूल रहा हूं, उस पार्टी से थे, उसको मिला के उन्होंने मेजोरिटी पाई थी। तो आप देखिए कितना अंतर पड़ता है, क्योंकि आपकी गिनती तो 40 से शुरू हुई और आपकी गिनती 0 से शुरू हुई, तो एक इनिशियल लीड तो मिल ही जाती है। इसलिए मैं मानता हूं वसुंधरा जी का बहुत इंपॉर्टेंस है बीजेपी।